Hello dear kiddos, how are you all? I hope you are enjoying your new 7th class, your new session and your new syllabus also. अब बोलोगे मैम बाकी सब तो ठीक है, ये सिलेबस तो एंजॉय करने वाला नहीं लग रहा है. आई नो बेटा, बहुत वास्ट सिलेबस है, इसीलिए आपको जल्दी स्टार्ट भी करना है. सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू किक स्टार्ट योर एसएसटी सिलेबस विद चैप्टर नंबर 1. बेटा चैप्टर नंबर 1 का वन शॉट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है चैनल पे. इफ यू हैव मिस्ड इट, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन, उसको जाके पक्का देख लेना. एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन अंडर लेट्स एक्सप्लोर हेडिंग और एट लास्ट क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज, सो दैट यू गेट टू नो कि प्रॉपर आंसर कैसे लिखा जाता है एसएसटी में, जिससे कि आपके फुल मार्क्स आ जाएं. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, विच इज गिवन इन पेज नंबर 2. क्या दिया हुआ है यहाँ पर? लुक एट द मैप ऑफ इंडिया एट द एंड ऑफ दिस बुक. अच्छा मैप कहाँ है भाई? अभी मैप दिखाती हूँ, रुक जाओ, आगे पढ़ लेते हैं. रिकॉल योर लेसन ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, माउंटेन, प्लेन्स, प्लेटोज. Which landform can you identify on the map? Now what do the different colors on the map means? चलो मैप देख लेते हैं. आप इस मैप की बात हो रही है. अब बेटा मैप में अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है ऑलरेडी तो आपको पता होगा कि कौन सी चीज क्या दिखा रही है. ये ब्राउन पूरा स्ट्रेच जो दिख रहा है दैट इज द हिमालयन रेंज, राइट. ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है ये सेंट्रल इंडिया में, दिस इज द डेक्कन प्लेटो. एंड ये येलो वाला पार्ट है, ये गैंजेटिक प्लेन है, राइट. नाउ ये कलर्स डिफरेंशिएशन से क्या पता पड़ता है? जितना ज्यादा डीप कलर उतना ज्यादा एल्टीट्यूड. यहां पर देखो ये पूरा जो स्ट्रेच दिख रहा है ये ब्राउन कलर सेम नहीं है. जो लाइट ब्राउन है दैट मीन्स लो एल्टीट्यूड, जो ज्यादा ब्राउनिश लग रहा है जो डार्क ब्राउन है दैट इज मीन्स हाई एल्टीट्यूड. क्लियर? सेम हियर ऑल्सो, जितना डीप कलर आपको दिखेगा इसका मतलब उसका एल्टीट्यूड ज्यादा है सी लेवल से. ठीक है, सो वी आर एबल टू आइडेंटिफाई 3 मेन लैंडफॉर्म्स, दैट इज माउंटेन, प्लेटो एंड द प्लेन्स, राइट. देखो द लैंडफॉर्म्स विच आर विजिबल, सो माउंटेन ब्राउन कलर के दिख रहे हैं, प्लेन्स येलो कलर का है, प्लेटो ग्रीन कलर के, राइट. उसके अलावा कलर डिफरेंशिएशन में क्या पता पड़ रहा है? द डिफरेंट कलर्स ऑन द मैप इंडिकेट वेरिंग एल्टीट्यूड एज डार्कर और डीपर कलर टिपिकली इंडिकेट्स हायर एलिवेशन. जितना ज्यादा डीप कलर उतना ज्यादा एलिवेशन. अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन इन पेज नंबर 3. डू यू रिकॉल योर लेसन ऑन लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड्स, जिनको कि हम लॉन्गिट्यूड्स भी बोलते हैं. लुक एट द मैप, कैन यू रीड अप्रोक्सीमेटली द लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड और वेयर इंडिया लाइज. अगेन सेम मैप, यही वाला. इसमें आपको इंडिया के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं. पता है ना, क्लास 6 से पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड, राइट. सो आपको बताना है कि एग्जैक्टली इंडिया कौन से लैटिट्यूड पे और कौन से लॉन्जिट्यूड पे फॉलो होता है. ठीक है, चलो लैटिट्यूड कौन से होता है? लैटिट्यूड मीन्स लेटी हुई लाइन, राइट. एंड लॉन्जिट्यूड्स मतलब जो लॉन्ग लाइन, ऐसे याद कर सकते हैं हम. ठीक है, देखो सो इफ यू विल गो फॉर द वर्टिकल वंस मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्जिट्यूड्स. अब लॉन्जिट्यूड पे ध्यान दो, यहां पर ये है इधर. सो ऑलमोस्ट यहां से इंडिया ये वाला पार्ट से स्टार्ट हो रहा है. सो इट इज ऑलमोस्ट 68, राइट. सो 68 डिग्री ईस्ट, 68 डिग्री ईस्ट से लेके अगर हम यहां चलते जाएंगे सो ये है 90 तो यहाँ इधर आते आते ये 97 हो जाएगा, ऑलमोस्ट 97 डिग्री ईस्ट. ये देखो सो 68 डिग्री टू 97 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड पे फॉलो होता है. ना व्हाट अबाउट लैटिट्यूड? बेटा लैटिट्यूड ये यहाँ पर 10 है ना, तो थोड़ा सा नीचे से यहाँ से इंडिया शुरू हो रहा है तो ये ऑलमोस्ट 8 डिग्री नॉर्थ से ऊपर को जाएंगे. सो ये यहाँ पर 30 के बाद ये ऑलमोस्ट 37 डिग्री नॉर्थ. These are the coordinates of India. अब ये समझ में आया? ये हमने ईस्ट यहाँ क्यों लिखा, ये नॉर्थ क्यों लिखा, पता है कि नहीं पता है? लेट्स रिकॉल इट फ्रॉम दिस ग्लोब. क्लास 6 की बुक का है, ये पढ़ा था यहाँ पर. ये इक्वेटर है 0 डिग्री, 0 से अगर इक्वेटर से हम नदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो नॉर्थ आता है. जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं डिग्रीज बढ़ते रहते हैं, पोल पे आके 90 डिग्री हो जाता है. पता है इक्वेटर है 0 डिग्री, तो अगर 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर ये 8 डिग्री नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, इसलिए नॉर्थ 8 डिग्री नॉर्थ से इंडिया शुरू होता है ऑलमोस्ट 37 डिग्री नॉर्थ तक. समझ में आ गया? सो दिस इज द लैटिट्यूड. कमिंग टू लॉन्जिट्यूड, ये प्राइम मेरिडियन विच इज 0 डिग्री. अगर हम प्राइम मेरिडियन से लेफ्ट को जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को, तो ईस्ट लिखते हैं. जितने भी डिग्री आगे बढ़ेंगे उसमें ईस्ट आ जाता है. अगर राइट को जाएंगे तो वेस्ट आ जाता है. सो इंडिया ईस्ट की तरफ फॉलो हो रहा है, राइट. सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन 68 डिग्री ईस्ट, जो कि यहाँ पर 68 डिग्री ईस्ट से शुरू होता है और एंड होता है ऑलमोस्ट 97 डिग्री ईस्ट तक. अंडरस्टूड? समझ में आ गया? चलो चलते हैं आगे. नेक्स्ट पेज नंबर 11 में क्वेश्चन दिया हुआ है. मोस्ट रिवर्स आर नेम्ड आफ्टर द गॉडेस गंगा, यमुना, कावेरी. हमें पता है ये. द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र
ब्रह्मपुत्र कहाँ से आया है? ये गॉडेस पे नहीं है बेटा, ये सन ऑफ ब्रह्मा, उन पे आया हुआ है, ब्रह्मपुत्र नाम से पता पड़ रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हियर इज, दिस रिवर गेट्स बिगर ड्यूरिंग द समर इंस्टेड ऑफ ड्राइंग अप, कैन यू गेस व्हाई? यूजुअली क्या होता है, समर सीजन में बहुत ज्यादा इंटेंस हीट होती है, उतनी गर्मी से होता है कि जितनी भी वाटर बॉडीज होती हैं वहां से पानी इवेपोरेट होकर सूखने लग जाता है, यानी हमेशा वॉल्यूम कम होगा पानी का। लेकिन ब्रह्मपुत्र में उल्टा हो जाता है, उस टाइम पे पानी स्वेलअप हो जाता है ब्रह्मपुत्र में। क्यों ऐसा? ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन क्या है बेटा? ग्लेशियर्स, और ग्लेशियर समर्स में क्या होते हैं? मेल्ट होते हैं, राइट? सो दैट्स व्हाई, दैट इज द ओनली आंसर, ठीक है। देखो, because in summers the snow and the glacier in the Himalaya melt due to rising temperature. Now this sends a large volume of water into the Brahmaputra river, causing it to flow more or swell up more. Understood? Easy है? चलो next, given in page number 12. What is the shape of sand dunes? While mountains are made up of rock, their shape is fixed. Why do you think sand dune also have the similar shape even though they are made up of sand? बेटा सैंड ड्यून्स कहाँ मिलते हैं आपको? कहाँ मिलते हैं? डेजर्ट में, है ना। डेजर्ट वाले रीजन के बारे में जब हमने पढ़ा था तो वहां हमने सैंड ड्यून्स देखे थे। अब ये पूछ रहे हैं कि सैंड ड्यून्स का शेप कैसा होता है और ये माउंटेन से रिजेंबल कैसे कर सकते हैं? माउंटेन्स तो हार्ड सरफेस है, राइट बेटा। सैंड ड्यून्स आर मेड अप ऑफ सैंड ऑब्वियसली। नाउ सैंड इज लूज, एवरी पार्टिकल इज सेपरेट, राइट। सो वहां पर विंड चलती है, दैट विंड कैन ब्लो अवे द सैंड, और जहां पर विंड रुक गई वहीं पे सारा सैंड इकट्ठा हो जाता है। सो इट गिव्स द हीप शेप, यानी हिल शेप हो जाता है फिर वो, ठीक है। तो शेप क्या लिखोगे आप? हिल शेप। देखो, सैंड ड्यून्स आर हिल लाइक फॉर्मेशन। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज सैंड इज लूज, नाउ विंड कॉन्स्टेंटली पुशेस द सैंड फ्रॉम वन साइड। जिस साइड से विंड चल रही होगी उस साइड से वो सैंड को पुश करती रहेगी, जैसे ही रुकेगी वहीं पे सारे सैंड का हीप बन जाएगा, ठीक है। क्रिएटिंग अ जेंटल स्लोप, दैट इज द सैंड ड्यून, व्हिच कैन अगेन शिफ्ट एंड चेंज अनलाइक द फिक्स्ड रॉक फॉर्मेशन। जैसे फिर से हवा चलेगी फिर सैंड उड़ के दूसरी जगह चला जाएगा, तो ये शिफ्ट हो सकता है, लेकिन रॉक फॉर्मेशन यानी जो एक्चुअल माउंटेन्स होते हैं वहां पर शिफ्टिंग नहीं हो सकती, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन एंड एक्टिविटीज, पेज नंबर 24 से, ठीक है। Question number 1. What in your opinion are two important geographical features of India? Why do you think they are important? Okay. अब बेटा इस चैप्टर में तो आपने बहुत सारे geographical feature पढ़े हैं, आपकी मर्जी है, इट्स ओपन एंड क्वेश्चन, कोई फिक्स्ड आंसर इसका नहीं है, ठीक है। तो यहां पर मैंने दो geographical features लिए हुए हैं, that are Himalayas and the Gangetic Plain, राइट। इजी है, जल्दी याद हो जाएगा। अगर आपको इसके अलावा कुछ और याद है तो आप वो भी लिख सकते हो। यहाँ पर आप वेस्टर्न घाट लिख सकते हो, है ना। यहाँ पर आप डेजर्ट के बारे में भी लिख सकते हो। चलो नाउ हिमालयाज, व्हाई हिमालयाज आर इंपॉर्टेंट? हिमालय इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज बेटा इट इज अ बैरियर, राइट। दो चीजों के लिए बैरियर है हिमालय, ये पक्का पता होना चाहिए, एग्जाम में दिख जाएगा आपको ये। हिमालय एक्ट एज अ बैरियर फॉर, ये साइबेरिया से जो ठंडी हवा इंडिया में आ सकती है उसको रोक लेता है, राइट। और दूसरा, जो इंडिया में मॉनसून ट्रैवल होता है ये उन मॉनसून को इंडिया से बाहर नहीं जाने देता, इसीलिए इंडिया में अच्छी रेनफॉल हो जाती है, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया। अगर ये हिमालय नहीं होते तो शायद इंडिया के ज्योग्राफिकल फीचर कुछ और ही होता उसके बाद। यस, चलो। सो द हिमालय दे एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर, दीज आर द सोर्स ऑफ मेजर रिवर्स लाइक गंगा, ब्रह्मपुत्र, है ना। जो मेन रिवर्स है हमारी वो सब यहीं से आ रही है, इन्हीं ग्लेशियर से आ रही है, and influence the India's climate and culture. This is a short answer, right? अगर सिर्फ ये क्वेश्चन आता है why it is a natural barrier तो आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आगे है भी शायद। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, द गैंजेटिक प्लेन, why they are important? बेटा they are extremely fertile, जितना भी एग्रीकल्चर मेन सोर्स है ये सारा गैंजेटिक प्लेन से तो आ रहा है इंडिया में, राइट। सो दैट्स व्हाई they support a huge population and have been the base of Indian civilization and agriculture for thousands of years. बेटा हिस्ट्री में आपने देखा है कि गैंजेटिक प्लेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है ना, in shaping the history of India. That's why. Clear? So perfect, 2 marks answer. Next, question number 2. What do you think India might have looked like if the Himalayas did not exist? आ गया क्वेश्चन। अगर हिमालयाज नहीं होते तो इंडिया कैसा होता, है ना। Now write a short note or a sketch or drawing to express your imagination. Better to write down a short note because बेटा जब आप sketching करते हो तो उस टाइम पे आप
जो रिप्रेजेंट करना चाहते हो थॉट प्रोसेस वो एग्जैक्टली हो रहा है नहीं हो रहा है, उसमें मार्क्स वेरी कर जाएंगे। ठीक है, देखो अगर भाई ये हिमालय नहीं होते तो यहां से सारी ठंडी हवा यहां आ रही होती, यहां से जितने मानसून ट्रैवल होके यहां घूमते हैं वो ट्रैवल होके सीधे वहां चले जाते, तो इंडिया में बारिश नहीं होती, राइट। सो दिस इज द मेन कंसर्न ऑफ इंडिया। अच्छा, इसको इरेज कर लेते हैं भाई, रुक जाओ एक मिनट। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, विदाउट द हिमालयाज इंडिया वुड लाइकली टू बी अ ड्रायर and more arid as the mountain blocks the cold central Asian winds and trap the monsoon clouds, isn't it? अगर नहीं होते तो इंडिया का क्लाइमेट ड्रायर होता, ज्यादातर एरिड होता है। एरिड क्या होता है? डेजर्ट वाले एरिया को बोलते हैं, है ना, जहां पर बिल्कुल मॉइस्चर कम हो, राइट, क्योंकि मानसून विंड रुकती ही नहीं, बारिश ही नहीं होती, दैट्स व्हाई। ठीक है, नेक्स्ट, हमारे पास रिवर्स नहीं होती। गंगा इतनी बड़ी रिवर है जो ब्रह्मपुत्र है, ऐसी रिवर हमारे इंडिया में होती ही नहीं क्योंकि वही ग्लेशियर ही नहीं होते, राइट। सो रिवर्स लाइक गंगा, इंडस वुड नॉट एग्जिस्ट इन देयर करंट फॉर्म। इसके अलावा द नदर्न प्लेन्स जो कि इतने फर्टाइल हैं, जो गंगा प्लेन की हम बात कर रहे हैं, वो भी नहीं होता, राइट। सो द नदर्न प्लेन्स वुड बी बैरन एंड इंडियाज क्लाइमेट एंड कल्चर वुड हैव बीन ड्रास्टिकली डिफरेंट। जो आज हम देख रहे हैं इंडिया का कल्चर, वो बिल्कुल अलग होता। बहुत सिंपल आंसर है ना, आप आराम से इसको विजुअलाइज कर सकते हो। क्लियर? सो 3 मार्कर आंसर फॉर यू, तो गॉट इट। चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया हैज बीन कॉल्ड अ मिनी कॉन्टिनेंट बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव रीड, व्हाई डू यू थिंक इट इज सो? बेटा, इंडिया को मिनी कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है, ऐसा क्यों? कॉन्टिनेंट क्या होता है पहले तो? बेटा, कॉन्टिनेंट इज अ कंटिन्यूअस लार्ज मास ऑफ लैंड, राइट। अब इंडिया के पास बहुत बड़ा एरिया है, वी नो दैट। उसके अलावा कॉन्टिनेंट की एक और खास बात होती है, क्योंकि वो एक कंटिन्यूअस बहुत बड़ा सा लैंड का मास है, तो वहां पर अलग अलग ज्योग्राफिकल फीचर होने बहुत आम बात है, हमको दिख सकते हैं, राइट। अब आप इंडिया को देख लो, इंडिया के पास बहुत बड़ा एरिया भी है और जितने भी ज्योग्राफिकल फीचर पॉसिबल हैं सारे के सारे इंडिया में मिल जाते हैं, दैट इज द रीजन। ठीक है, देखो आंसर कैसे लिखोगे, बिकॉज ऑफ इट्स इनॉर्मस ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। यू विल स्टार्ट विद दिस लाइन, फिर आगे इसको एक्सप्लेन कर लो। It has snowy mountain, hot desert, fertile plain, tropical forest, a long coastline and tropical islands all within one country. ये सारे के सारे सिर्फ एक कंट्री में हैं, right? This variety resembles the diversity of one would expect across the whole continent. ये जो वैरायटी हमें सिर्फ अकेले इंडिया में दिख रही है, इसको कोई भी एक्सपेक्ट कहाँ करेगा? पूरे कॉन्टिनेंट में। इसीलिए इंडिया को मिनी कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। इजी? चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, follow one of the India's big rivers from where it starts to where it meets the ocean. What are the different ways in which people might utilize this river along its journey? Discuss in groups in your class. Okay. बेटा, इंडिया में बहुत सारी रिवर हैं, बड़ी बड़ी, है ना, गंगा है, कावेरी है, नर्मदा है, ब्रह्मपुत्र है। तो ये बहुत ओपन एंड क्वेश्चन है, आप अपनी मर्जी से कोई भी इसमें लिख सकते हो। मैं आपको यहाँ पर 2 मॉडल आंसर लिख के दिखाऊंगी, एक गंगा पे और दूसरा कावेरी पे, राइट। देखो ये जो यूज है, लाइक द डिफरेंट वे पीपल यूज, ये ऑलमोस्ट सेम होगा सब जगह पर, है ना। देखो अब आंसर कैसे लिखेंगे, लेट्स से द गंगा से हम स्टार्ट कर रहे हैं। कहां से ओरिजिनेट होती है भाई? ये ग्लेशियर से, राइट। सो इट ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर, फ्लोज थ्रू द हिमालयाज, देन अक्रॉस द होल गैंजेटिक प्लेन्स। ठीक है, ये हमने जर्नी बता दी। इसके बाद मीट कहां होती है एंड में? इट फाइनली मीट्स द बे ऑफ बंगाल थ्रू द सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, तो हमने पूरी जर्नी बता दी। उसके बाद पीपल, हाउ पीपल आर यूजिंग इट, ये पीपल आर यूजिंग फॉर ड्रिंकिंग वाटर, इरीगेशन, फार्मिंग, बेदिंग, रिलीजियस रिचुअल्स, फिशिंग, जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एंड ट्रांसपोर्ट। सो दीज आर द बेसिक यूजेस। कोई भी रिवर आप लिख लो, उन सब जगह आप ये लिख सकते हो, है ना। अब ये रिलीजियस रिचुअल्स, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि भाई रिलीजियस उसके बिलीफ है कि नहीं है, बाकी तो सारे सेम ही है। फिशिंग है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन है, फार्मिंग है, इरीगेशन है, सब जगह यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो कावेरी, अगर कावेरी पे लिखना है आपको तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम वेस्टर्न घाट। कावेरी सदर्न साइड में ना, वेस्टर्न घाट से स्टार्ट होती है, तो स्टार्ट्स फ्रॉम वेस्टर्न घाट, क्रूग कर्नाटका में, एंड फ्लो अक्रॉस द पेनिनसुलर प्लेटू टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। तो हमने पूरी जर्नी बता दी। इट फाइनली फॉर्म्स अ फर्टाइल डेल्टा इन तमिलनाडु बिफोर मीटिंग द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये जर्नी हो जाएगी ना। हाउ पीपल आर यूजिंग फॉर ड्रिंकिंग वाटर अगेन, है ना, फॉर टाउन्स एंड विलेजेस। नेक्स्ट इरीगेशन के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए, फिशिंग के लिए, एंड रिलीजियस पर्पस इफ इट इज कंसिडर्ड सैक्रेड। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई इज द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया रेफर टू एज पेनिनसुलर प्लेटो? बेटा, सदर्न साइड में हम पेनिनसुलर प्लेटो क्यों बोलते हैं? वहां पर डेक्कन प्लेटो को क्यों बोलते हैं? अब ये दोनों के अपने अपने मीनिंग है।
What is a plateau? Plateau is the raised land which is having a steep slope from the corners, जैसे कि टेबल टॉप, फ्लैट फ्रॉम द टॉप एंड कॉर्नर से देखोगे आप तो बिल्कुल स्टीप स्लोप होता है ना, उसको हम प्लेटो बोलते हैं. सो सेम ऐसा ही हमारा सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है. उसके अलावा वाई पेनिनसुलर? पेनिनसुलर वर्ड इज यूज्ड फॉर सच लैंड विच इज कवर्ड फ्रॉम 3 साइड्स विद द वाटर. 3 साइड से पानी वाटर बॉडीज होनी चाहिए, एक साइड से वो लैंड से कनेक्टेड होना चाहिए, राइट? और सेम ऐसा ही हमारा सदर्न पार्ट भी है. क्लियर? देखो आंसर, बिकॉज प्लेटो क्यों? बिकॉज इट इज रेज्ड लैंड विद द फ्लैट सर्फेस. एंड वाई पेनिनसुला? बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स. कहाँ से? द अरेबियन सी टू द वेस्ट साइड, बे ऑफ बंगाल टू द ईस्ट साइड एंड द इंडियन ओशन टू द सदर्न साइड. दैट्स व्हाई इट इज अ पेनिनसुलर प्लेटो. क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. Which UNESCO heritage site mentioned in this chapter did you find more interesting? Write a short paragraph to describe what is interesting about it. Okay. बेटा इस चैप्टर में कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में बताया हुआ है? वन शॉट देख लिया है तो पता होगा. फटाफट से कमेंट में आंसर बताओ मुझे जल्दी से. कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यहाँ पर? देयर आर 4. कौन कौन से? सुंदरबन डेल्टा के बारे में बताया था, और वेस्टर्न घाट तो है ही. उसके अलावा और क्या था? और जैसलमेर फोर्ट था, है ना? और उसके अलावा हिमालयन नेशनल पार्क, राइट? सो इनमें से कोई भी तो आप लिख सकते हो. अगेन ओपन एंड क्वेश्चन है. मैंने यहाँ पर आपको सुंदरबन डेल्टा एंड दिस हिमालयन नेशनल पार्क उसके बारे में प्रॉपर आंसर लिख के दिया हुआ है. ठीक है, देखो सुंदरबन. द सुंदरबन इज अ पर्टिकुलरली फैसिनेटिंग बिकॉज, अब आपको बताना है भाई क्यों इंटरेस्टिंग है, तो आप ऐसे लिखोगे आंसर, है ना? व्हाई इट इज फैसिनेटिंग? बिकॉज इट इज अ यूनिक डेल्टा इकोसिस्टम कंबाइनिंग द रिवर, सी एंड लैंड, राइट? प्रॉपर डेल्टा है ये. यहाँ पर कौन से आपको फ्लोरा एंड फौना मिल जाता है? यहाँ पर बंगाल टाइगर मिलता है, दैट्स व्हाई इट इज फैसिनेटिंग. यहाँ पर आपको मैनग्रोव फॉरेस्ट मिल जाते हैं, यूनिक इन द होल वर्ल्ड, राइट? सो दैट्स व्हाई इट इज फैसिनेटिंग. इसके अलावा आ जाते हैं हम नेक्स्ट, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क. ठीक है, कहाँ है ये? हिमाचल प्रदेश में है ना? सो इट इज देयर इन हिमाचल प्रदेश. इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. व्हाई? इट हैज अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग टुगेदर इन वन प्लेस. यहाँ पर मोनल मिल जाते हैं, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आपको जो हिमालयन एनिमल्स हैं वो मिल जाते हैं, है ना? तो आप उनके बारे में लिख सकते हो. द पार्क इज स्पेशल बिकॉज बोथ गवर्नमेंट एंड द लोकल पीपल वर्क टुगेदर टू मैनेज दिस नेशनल पार्क. दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस नेशनल पार्क, है ना? प्रॉपर आपको एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ था ये. तो ये इस वजह से आप बता सकते हो कि आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है. क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. Look at the 2 maps of India, physical as well as political, given at the end of this book. Identify the place where you are now. Which physical feature of India would you use to describe its location? Very much open-end question. अब भाई बेटा आप कहाँ पर हो? ऑल ओवर इंडिया में इतनी सारी जगह हैं, तो हम हर प्लेस के लिए आंसर नहीं लिख सकते. इसलिए मैंने एक मॉडल आंसर आपको दिल्ली के बेस पे लिख के दिया हुआ है. उसके बाद जहाँ भी आप हो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना. ठीक है, देखो आंसर. दिल्ली में अगर आप हो तो दिल्ली इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न प्लेन्स, है ना? गैंजेटिक प्लेन्स का पार्ट है. सो गैंजेटिक प्लेन्स, द यमुना रिवर फ्लोज अलोंग इट्स द ईस्टर्न साइड. नाउ दिल्ली कहाँ पर है एग्जैक्टली? कौन कौन से जो जोग्राफिकल एरियाज हैं उनसे ये कवर्ड है वो आपको बताना पड़ेगा. सो दिल्ली लाई जस्ट साउथ ऑफ वेयर द हिमालयाज मीट द प्लेन्स, है ना? दिल्ली के अगर ऊपर साइड में देखोगे तो पूरा हिमालयन रेंज आता है, तो हिमालयन रेंज के साउथ में दिल्ली है, राइट? So Delhi lies just south of where the Himalayan meets the plains. उसके बाद to its west is the Aravalli Hill Range. उसके थोड़ा सा वेस्ट में जाओगे तो अरावली हिल रेंज आती है प्रॉपर. उसके बाद इसकी जो बाउंड्री है वो राजस्थान से भी मिलती है. सो इट इज ऑल्सो क्लोज टू द एज ऑफ द थार डेजर्ट, दैट इज द रीजन ऑफ राजस्थान. क्लियर? इसके बाद क्या बताओगे? दिल्ली सिट्स राइट इन द हार्ट ऑफ द वास्ट फ्लैट एंड फर्टाइल रीजन विद इन द यमुना रिवर पासिंग थ्रू इट. सो दिस इज द मॉडल आंसर. 3 पॉइंट्स में 4 पॉइंट्स में अपना आंसर खत्म करो जहां पर भी आप हो उसके अकॉर्डिंग. क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस अक्रॉस द इंडिया. दे आर अडेप्टेड टू लोकल कंडीशंस. Do a class project, gather different methods of preserving food. Hint: drying vegetable when they are in season for use during the off season. Okay. बेटा हमारे पास जितनी जोग्राफिकल फीचर्स है ना उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन भी है, और हर क्लाइमेट की वजह से जो फूड प्रिजर्वेशन की टेक्निक होती है वो अलग हो जाती है ना? इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है? जहां पर भी कोल्ड रीजन होगा हमेशा वहां पर हार्श विंटर्स में जो फ्लोरा है वो बहुत कम हो जाता है.
यानी जो क्रॉप है, कल्टीवेशन है, बहुत कम हो जाता है, तो लोग उसको प्रिजर्व कर रखते हैं खाने को। यस, कैसे करते हैं? पिकल बना सकते हैं उसको जो फूड आइटम है उनको छोटे छोटे पीसेस में ड्राई करके रख सकते हैं। यस, ये बहुत कॉमन टेक्निक है हिमालयन रीजन में, राइट, और नॉर्थ ईस्ट में भी है। उसके अलावा और देखो, जहां पर भी सॉल्ट की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, तो वहां पर क्या होता है, जैसे कि सदर्न साइड में, वहां पर क्या करते हैं, वहां पर फिशेस को सॉल्ट में डिप करके रखा जाता है जिससे कि वो खराब ना हो, राइट। देखो यहाँ पे कुछ टेक्निक मैंने और लिख के दी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्राइंग वेजिटेबल्स एंड फिश इन द कोस्टल एंड द हॉट रीजन्स, है ना। ड्राई करने का क्या मोटिव होता है बेटा? ड्राई करने से हम मॉइस्चर कंटेंट को जीरो कर रहे हैं, और जहां पर मॉइस्चर यानी पानी नहीं होगा वहां फंगस नहीं लगेगा, वहां जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अटैक नहीं करेंगे, तो फूड प्रिजर्व रहता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ड्राइंग वेजिटेबल्स एंड फिश इन द कोस्टल एरिया। उसके बाद मेकिंग पिकल्स में सोडियम बेंजोएट पड़ता है, अब ज्यादा साइंस में नहीं जाते, लेकिन कुछ केमिकल्स पड़ते हैं जिससे कि फूड प्रिजर्व हो जाता है ना। तो अचार बनाना बहुत कॉमन है। नेक्स्ट, स्मोकिंग मीट इन द नॉर्थ ईस्ट में जो मीट है, जो नॉन वेज है, उसको स्मोक कर दिया जाता है। फायर पे स्मोक कर रहे हैं, इसका मतलब मॉइस्चर कंटेंट को जीरो कर रहे हैं अगेन, है ना। तो हर जगह फोकस वही है कि मॉइस्चर कंटेंट हटा दो, पानी को गायब कर दो, ठीक है। सो स्मोकिंग मीट इन द नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट, फर्मेंटिंग फूड इन द हिल्स में फूड को फर्मेंट कर दिया जाता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस इज अगेन वन ऑफ द फूड सेविंग प्रोसेस, ठीक है। सो फर्मेंटेशन, स्टोरिंग ग्रेन्स इन अंडरग्राउंड पिट्स इन द डेजर्ट रीजन। देखो, डेजर्ट में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो अंडरग्राउंड पिट्स बनाए जाते हैं, गड्ढे बनाए जाते हैं, वहां पर ग्रेन्स को स्टोर कर दिया जाता है जिससे कि ज्यादा गर्मी ना हो और ग्रेन्स बच जाए, ठीक है। नेक्स्ट, यूजिंग सॉल्ट, इट्स अ वेरी कॉमन टेक्निक, हर जगह यूज होता है। सॉल्ट कीप्स अवे द बैक्टीरिया एंड रिमूव्स द मॉइस्चर ऑल्सो। सो दिस इज अ वेरी कॉमन टेक्निक ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है। तो इनमें से आप कोई भी 3-4 अपने आप लिख सकते हो, ठीक है। Next question number 9 and the last one. Despite having such different regions, mountain, desert, plains, coast, India remains one country. How do you think our geographical feature has helped unite the people? बेटा, India is always united, है ना। इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी, इतने डिफरेंट कल्चर्स के बाद भी, इंडिया स्टिल स्टैंड यूनाइटेड। वाई? अब ये जो यूनिटी है, इसमें इन ज्योग्राफिकल फीचर्स का कोई रोल है क्या? यस, देयर इज मैसिव रोल। बेटा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो थ्रू आउट इंडिया को कनेक्ट कर सकती हैं, स्पेशली रिवर्स। गंगा देख लो, कहाँ से ओरिजिनेट होती है और कहाँ तक जाती है। हमने कावेरी का भी एग्जाम्पल ले लिया। सो ये जो रिवर्स हैं वो थ्रू आउट इंडिया ट्रैवल कर रही हैं, अलग अलग लोग इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन बिलीफ सिस्टम एक ही है। गंगा इज वन ऑफ द सैक्रेड रिवर, हर कोई इसको मानता है ना। सो व्हाट इज दिस? सेम थॉट प्रोसेस। यस, उसके अलावा क्योंकि इतनी ज्यादा ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, तो हम एक दूसरे पे उतने डिपेंडेंट हैं। एप्पल्स के लिए हम कहाँ डिपेंडेंट होते हैं? ऑब्वियसली जो हिली एरियाज है वहां ज्यादा एप्पल होते हैं, तो वो एप्पल हर जगह ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। यस, सो ट्रेड रूट्स, दिस इज यूनाइटिंग द इंडिया। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल विच आई हैव गिवन। देखो आंसर कैसे लिखोगे? फर्स्ट है रिवर का, river connect the people. Great rivers like Ganga, Brahmaputra and Kaveri flow through many states and regions, connecting people across the region, right? इसके बाद next आते हैं trade. The trade between regions made people dependent on each other. हर जगह पे कुछ speciality मिलती है, तो हम उस पर dependent हो चुके हैं, right? So that made people dependent on each other. Trade routes through mountains, plains and coast have historically brought communities together. ये जो ट्रेड रूट्स हैं, ये आज ही नहीं, बहुत पहले से पूरी इंडिया को कनेक्ट करके इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। अभी हिस्ट्री में आगे जाके पढ़ोगे इसके बारे में। इसके अलावा देखो, अ कॉमन डिपेंडेंस ऑन द मॉनसून का देखो, सारे पूरा इंडिया इंतजार करता है। होल एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन मॉनसून, राइट। इसके बाद शेयर्ड सैक्रेड रिवर्स लाइक गंगा, कल्चरल एक्सचेंज जो होता है, वो इन सब चीजों ने टोटल मिला के पूरी इंडिया को एक यूनिटी में बांध के रखा हुआ है। Clear? So this is the model answer which will give you the full marks. Understood? Chalo, so with this, we are done with all the questions. I hope you were able to understand each and everything. But still, having any doubt or facing any difficulty, comment, I will revert back. ठीक है? चलो, see you soon for the next chapter. Till then, take care and bye-bye.